नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आपसे लोगों को सीआरटी बुक क्लास 12 रसायन विज्ञान चैप्टर 6 तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। अभ्यास के अंतर्गत दिए गए प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1, सारणी 6.1 पाठ्य पुस्तक में दर्शाए गए अयस्कों में से कौन से चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा संदिग्ध किए जा सकते हैं? उत्तर, वह अयस्क जिनमें कम से कम एक घटक अशुद्धि या वास्तविक अयस्क चुंबकीय होता है उन्हें चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा संदिग्ध किया जा सकता है, जैसे हेमेटाइड Fe2O3, मैग्नेटाइड Fe3O4, सिडेराइड FeCO3 तथा आयरन पाइराइड Fe2 को चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा संदर्भित किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 2, एल्युमिनियम के निष्कर्षण में निक्षालन का क्या महत्व है? उत्तर, एल्युमिनियम के निष्कर्षण में निक्षालन के उपयोग से बॉक्साइड अयस्क से अशुद्धियाँ जैसे SiO2, Fe2O3 आदि को हटाया जा सकता है तथा शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 3, अभिक्रिया Cr2O3 प्लस 2Al प्रोडक्ट Al2O3 प्लस 2Cr कोष्टक में डेल्टा एफ जी माइनस बराबर -200 -421 के जूल कोष्टक क्लोज के गिब्ज ऊर्जा मान से लगता है कि अभिक्रिया ऊष्मागतिकी के अनुसार संभव है, पर यह कक्ष ताप पर संपन्न क्यों नहीं होती? उत्तर, ऊष्मागतिकीय रूप से संभव अभिक्रिया के लिए भी सक्रियण ऊर्जा की निश्चित मात्रा की आवश्यकता होती है, अतः दी गई अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए अतिरिक्त ऊष्मा की आवश्यकता होगी। प्रश्न नंबर 4, क्या यह सत्य है कि कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में मैग्नीशियम SiO2 को अपचयित कर सकता है और SiMgO को? वह परिस्थितियों कौन सी हैं? उत्तर, 1600 के सिलिकॉन का गलनांक से कम ताप पर SiO2 के निर्माण के लिए डेल्टा एफ जी माइनस वक्र MgO के डेल्टा एफ जी माइनस वक्र से ऊपर स्थित होता है, अतः 1600 के से कम ताप पर Mg SiO2 को Si में अपचयित कर सकता है। दूसरे और 1600 के से अधिक ताप पर MgO के लिए डेल्टा एफ जी माइनस वक्र SiO2 के डेल्टा एफ जी माइनस वक्र से ऊपर स्थित होता है, अतः 1600 के से अधिक ताप पर SiMgO को Mg में अपचयित कर सकता है। अतिरिक्त अभ्यास। प्रश्न नंबर 1, कॉपर का निष्कर्षण हाइड्रो धातु कर्म द्वारा किया जाता है परंतु जिंक का नहीं, व्याख्या कीजिए। उत्तर, जिंक कोष्टक में E0 जिंक के पावर 2 प्लस बटा जिंक बराबर -0.75 V कोष्टक क्लोज Cu कोष्टक में E0 Cu के पावर 2 प्लस बटा Cu बराबर प्लस 0.34 V से अधिक क्रियाशील होता है। कॉपर आयनों के विलयन से Cu2 प्लस आयनों को जिंक के द्वारा आसानी से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। जिंक H प्लस Cu2 प्लस Aq प्रोडक्ट जिंक 2 प्लस Aq प्लस Cus। इस प्रकार कॉपर को हाइड्रो धातु क्रम के द्वारा निष्कर्षित किया जा सकता है, परंतु जिंक को अधिक क्रियाशील होने के कारण जिंक 2 प्लस आयन युक्त विलयन से सरलता से विस्थापित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार कॉपर को हाइड्रो धातु क्रम के द्वारा निष्कर्षित किया जा सकता है, परंतु जिंक को अधिक क्रियाशील होने के कारण जिंक 2 प्लस आयन युक्त विलयन से सरलता से विस्थापित नहीं किया जा सकता है। इसका कारण यह है कि जिंक से अधिक क्रियाशील धातु जैसे एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम इत्यादि जल से क्रिया करती हैं, इसलिए जिंक को हाइड्रो धातु क्रम के द्वारा निष्कर्षित नहीं किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 2, फैन फलवन विधि में अवनमक की क्या भूमिका है? उत्तर, फैन फलवन विधि के अवनमक का मुख्य कार्य शर्करा के द्वारा अयस्क के अवयवों में से किसी एक को फैन बनाने से रोकता है, जैसे NaCN का प्रयोग अवनमक के रूप में PbS से जिंक S अयस्क को पृथक करने के लिए किया जाता है। यह जिंक S के साथ शक्कर यौगिक बनाता है तथा इसको फैन बनाने से रोकता है। जिंक S प्लस 4 NaCN प्रोडक्ट Na2 कोष्टक में जिंक CN4 कोष्टक क्लोज प्लस Na2S सोडियम टेट्रासाइनो
जिकेट सेकेंड। इस प्रकार केवल पीबीएस ही फैन बनाने के लिए उपलब्ध होता है तथा इसे जिंक एस से सरलता से पृथक किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 3, अपचयन द्वारा ऑक्साइड अयस्कों की अपेक्षा पाइराइट से तांबे का निष्कर्षण अधिक कठिन क्यों है? उत्तर, पाइराइट अयस्क में कॉपर Cu2S के रूप में विद्यमान रहता है। Cu2S के निर्माण की मानक मुक्त ऊर्जा डेल्टा एफ जी माइनस CH2 से अधिक होती है, जो कि एक ऊष्मा शोषी यौगिक है। इसलिए कार्बन या H2 का प्रयोग Cu2S को Cu धातु में अपचयित करने के लिए नहीं किया जा सकता। इसके विपरीत Cu2O के डेल्टा एफ जी माइनस का मान CO से बहुत कम होता है। इसलिए Cu2O को कार्बन के द्वारा Cu धातु में सरलता से अपचयित किया जा सकता है। Cu2O कोष्टक में S कोष्टक क्लोज प्लस C कोष्टक में S कोष्टक क्लोज प्रोडक्ट Cu 2Cu+S प्लस COG। यही कारण है कि पाइराइट से Cu का निष्कर्षण इसके ऑक्साइड के अपचयन द्वारा अधिक कठिन है। प्रश्न नंबर 4, व्याख्या कीजिए। नंबर 1, मंडल परिसकरण। नंबर 2, स्तंभ वर्णलेखिकी। उत्तर, नंबर 1, मंडल परिसकरण यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि अशुद्धियों की विलयता धातु की ठोस अवस्था की अपेक्षा गलित अवस्था में अधिक होती है। अशुद्ध धातु की छड़ के एक किनारे पर एक वृत्ताकार गतिशील तापक लगा रहता है। चित्र 1, इसकी सहायता से अशुद्ध धातु को गर्म किया जाता है। तापक जैसे ही आगे की ओर बढ़ता है, गलित से शुद्ध धातु क्रिस्टलीय हो जाती है तथा अशुद्धियां संलग्न गलित मंडल में चली जाती हैं। इस क्रिया को कई बार दोहराया जाता है तथा तापक को एक ही दिशा में बार बार चलाते हैं। अशुद्धियां छड़ के एक किनारे एकत्रित हो जाती हैं। इसे काटकर अलग कर लिया जाता है। यह विधि मुख्य रूप से अति उच्च शुद्धता वाले अर्धचालकों जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, बोरान, गैलियम एवं इंडियम तथा अन्य अतिशुद्ध धातुओं को प्राप्त करने के लिए बहुत उपयोगी है। धातु छड़। चित्र 1 आप देख लीजिए। धातु छड़ उत्कृष्ट गैस वातावरण गलित मंडल प्रेरण कुंडली तापक जो एक ही दिशा की ओर बार बार चलता है। मंडल परिसकरण प्रक्रम। नंबर 2, स्तंभ वर्णलेखिकी। यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि अधिशोषक पर मिश्रण के विभिन्न घटकों का अधिशोषण अलग अलग होता है। मिश्रण को द्रव्य या गैसीय माध्यम में रखा जाता है जो कि अधिशोषक में से गुजरता है। स्तंभ में विभिन्न घटक भिन्न भिन्न स्तरों पर अधिशोषित हो जाते हैं। बाद में अधिशोषित घटक उपयुक्त विलायकों निक्षालक द्वारा निक्षालित कर लिए जाते हैं। गतिशील माध्यम की भौतिक अवस्था अधिशोषक पदार्थ की प्रकृति एवं गतिशील माध्यम के गमन के प्रक्रम पर निर्भर होने के कारण इसे स्तंभ वर्णलेखिकी नाम दिया गया है। इस प्रकार की एक विधि में कांच की नली में Al2O3 का एक स्तंभ बनाया जाता है तथा गतिशील माध्यम जिनमें अवयवों का विलयन उपस्थित होता है द्रव्य प्रावस्था में होता है। यह स्तंभ वर्णलेखिकी का एक उदाहरण है। यह विधि सूक्ष्म मात्रा में पाए जाने वाले तत्वों के शुद्धिकरण और शुद्ध किए जाने वाले तत्व तथा अशुद्धियों के रासायनिक गुणों के अधिक भिन्नता न होने की स्थिति में शुद्धिकरण के लिए अत्यधिक उपयोगी होती है। स्तंभ वर्णलेखिकी में प्रयुक्त प्रक्रम को चित्र 2 में दर्शाया गया है। प्रवाह मीटर, संसूचक, अवन, प्रवाह अंतप्रेषक, विलायक, पंप टैंक। औद्योगिक विधि। चित्र 2 आप देख लीजिए। स्तंभ वर्णलेखिकी। बी, प्रयोगशाला विधि। यौगिक का मिश्रण, स्थिर अवस्था, रंगीन पट्टियां, बैंड। चित्र आप देख लीजिए। चित्र आप देख लीजिए। चित्र आप देख लीजिए। प्रश्न नंबर 5, 673 के ताप पर C तथा CO में से कौन सा अच्छा अपचायक है? उत्तर, 673 के ताप पर C एवं CO में से CO एक अच्छा अपचायक है। इसको निम्न प्रकार समझाया जा सकता है। चित्र 3 आप देख लीजिए। चित्र 3 कार्बन के लिए एलिगम आरेख। ताप के 673,
तिरासी, 1273, 1773, 2273, 2773। मुक्त ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा जी के जूल मोल इनवर्स 1000, 800, 600, 400, 200। 2C+O2 प्रोडक्ट 2CO, C+O2 प्रोडक्ट CO2। चित्र आप देख लीजिए। एलिगम चित्र 3 में CO2 वक्र लगभग क्षैतिज है, जबकि CO2 वक्र ऊर्ध्वगामी है तथा दोनों वक्र 673 के पर एक दूसरे को काटते हैं। CO2G ऊर्जा की दृष्टि से कम संभाव्य है, क्योंकि इसकी डेल्टा एफ जी माइनस का मान अभिक्रिया 2 COG+O2G प्रोडक्ट CO2G की तुलना में कम ऋणात्मक होता है। इसलिए 673 के से नीचे CO एक अधिक अच्छे अपचायक के रूप में कार्य करता है। प्रश्न नंबर 6, कॉपर के विद्युत अपघटन शोधन में एनोड पंख में उपस्थित सामान्य तत्वों के नाम दीजिए, वे वहाँ कैसे उपस्थित होते हैं। उत्तर, कॉपर के वैद्युत शोधन में एनोड मंड में उपस्थित सामान्य तत्व सेलेनियम, टेलुरियम, सिल्वर, गोल्ड आदि है। यह तत्व कॉपर से कम क्रियाशील होते हैं तथा विद्युत प्रक्रिया में अप्रभावित रहते हैं। प्रश्न नंबर 7, आयरन लोहे के निष्कर्षण के दौरान वात्या भट्टी के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाली अभिक्रियाओं को लिखिए। उत्तर, आयरन के ऑक्साइड अयस्कों को निस्तापन अथवा भर्जन से संतृप्त करके लाइमस्टोन तथा कोक के साथ मिश्रित करके वात्स्य भट्टी के हावर में डाला जाता है। वात्स्य भट्टी में विभिन्न ताप परासों में आयरन ऑक्साइड का अपचयन होता है। वात्स्य भट्टी में होने वाली अभिक्रियाएं निम्नलिखित हैं। 500 - 800 के पर वात्स्य भट्टी के में निम्न ताप परिसर में 3Fe2O3 + CO प्रोडक्ट 2Fe3O4 + CO2, Fe3O4 + 4CO प्रोडक्ट 3Fe + 4 CO2, Fe2O3 + CO प्रोडक्ट 2FeO + CO2। 900 - 1500 के पर वात्स्य भट्टी में उच्च ताप परिसर में C + CO2 प्रोडक्ट 2CO, FeO + CO प्रोडक्ट Fe + CO2। चूना पत्थर लाइमस्टोन भी CaO में अपघटित हो जाता है, जो अयस्क की सिलिकेट अशुद्धि को धातुमल के रूप में हटा देता है। धातुमल गलित अवस्था में होता है तथा आयरन से पृथक्कृत हो जाता है। प्रश्न नंबर 8, जिंक ब्लेड से जिंक के निष्कर्षण में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखिए। उत्तर, जिंक ब्लेड से जिंक के निष्कर्षण में होने वाली अभिक्रियाएं निम्नलिखित है। नंबर 1, सांद्रण अयस्क को पीसकर फैन फ्लवन प्रक्रम द्वारा इसको सांद्रण किया जाता है। नंबर 2, भर्जन सांद्रित अयस्क का लगभग 1200 के ताप पर वायु की अधिकता में भर्जन किया जाता है, जिससे जिंक ऑक्साइड जिंक ओ प्राप्त होता है। 2 जिंक एस + 3 O2 जिंक ब्लेड प्रोडक्ट डेल्टा 2 जिंक O + 2 SO2 जिंक ऑक्साइड। नंबर 3, अपचयन प्राप्त जिंक ऑक्साइड को पुणित कोक के साथ मिलाकर एक फायर क्ले रिटार्ट में 1673 के पर गर्म किया जाता है। परिणाम स्वरूप यह जिंक धातु में अपचयित हो जाता है। जिंक O + C 1673 के जिंक + O2 CO 1673 के पर जिंक धातु वाष्पीकृत होकर क्वथनांक 1180 के आश्वित हो जाती है। नंबर 4, विद्युत अपघटनी शोधक अशुद्ध जिंक एनोड बनाता है तथा कैथोड शुद्ध जिंक की शीट से बना होता है। विद्युत अपघटन तनु H2SO4 से अम्लीकृत जिंक SO4 विलयन होता है। विद्युत धारा प्रभावित करने पर शुद्ध जिंक कैथोड पर संग्रहित हो जाता है। प्रश्न नंबर 9, कॉपर के धातु क्रम में सिलिका की भूमिका समझाइए। उत्तर, भर्जन के दौरान कॉपर पाइराइट FeO तथा Cu2O के मिश्रण में परिवर्तित हो जाता है। 2 CuFeS2 + O2 प्रोडक्ट डेल्टा Cu2S + 2Fes + SO2। कॉपर पाइराइट 2 Cu2S + 3 O2 प्रोडक्ट डेल्टा 2 Cu2O + 2 SO2 2 Fes + 3 O2 प्रोडक्ट 2 FeO + 2 SO2। FeO क्षारीय को हटाने के लिए
प्रगलन के दौरान एक अम्लीय गालक सिलिका मिलाया जाता है। FeO से संयोग करके फेरस सिलिकेट FeSiO3 धातुमल बनाता है जो गलित अवस्था में प्राप्त मेट पर तैरने लगता है। FeO प्लस SiO2 गालक FeSiO3 धातुमल। अतः कॉपर के निष्कर्षण में सिलिका की भूमिका ऑक्साइड को धातुमल के रूप में हटाने की होती है। प्रश्न नंबर 10, वर्णलेखिकी पद का क्या अर्थ है? उत्तर, वर्णलेखिका क्रोमेटोग्राफी ग्रीक भाषा में क्रोमा का अर्थ रंग तथा ग्राफी का अर्थ लिखना होता है। शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1906 में आई वेट के द्वारा पौधों से रंगीन पदार्थों के पृथक करने के लिए किया गया था। अब इस शब्द का मूल अर्थ अस्तित्वहीन है, क्योंकि आजकल इस तकनीक का प्रयोग व्यापक रूप से पृथक्करण, शोधन तथा रंगीन या रंगहीन मिश्रण के अवयवों के लक्षणीकरण, तत्वों के निर्धारण में किया जाता है। यह कार्बनिक यौगिक के मिश्रण के अवयवों का दो प्रावस्थानों के बीच वितरण के सिद्धांत पर आधारित है। इन दोनों प्रावस्थानों में एक स्थिर होती है जो कि ठोस या द्रव्य हो सकती है, इसे स्थिर प्रावस्था कहते हैं। दूसरी प्रावस्था को गतिशील प्रावस्था कहते हैं। यह गतिशील प्रकृति की होती है और यह द्रव्य या गैस की बनी होती है। प्रश्न नंबर 11, वर्णलेखिकी में स्थिर प्रावस्था के चयन में क्या मापदंड अपनाए जाते हैं? उत्तर, स्थिर प्रावस्था इस प्रकार के पदार्थ की बनी होनी चाहिए जो कि अशुद्धियों को शुद्ध किए जाने वाले तत्व की अपेक्षा अधिक प्रबलता से अधिशोषित करने में सक्षम हो। इससे तत्व का निर्गमन सुगमता से हो जाता है। प्रश्न नंबर 12, निकिल शोधन की विधि समझाइए। उत्तर, निकिल शोधन का माउंट प्रक्रम। इस प्रक्रम में निकिल अशुद्ध को कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रवाह में गर्म करने से वाष्पशील निकिल टेट्राकार्बोनिक शकुल बन जाता है। Ni+4CO 330 - 350 के बटा अशुद्ध NiCO4 इस कार्बोनिल को और अधिक ताप पर गर्म करते हैं, जिससे यह विघटित होकर शुद्ध धातु दे देता है। NiCO4 450 - 470 के शुद्ध Ni+4CO। प्रश्न नंबर 13, सिलिका युक्त बॉक्साइड अयस्क में से सिलिका को एल्यूमिना से कैसे अलग करते हैं? यदि कोई समीकरण हो तो दीजिए। उत्तर, शुद्ध एल्यूमिना को बॉक्साइड अयस्क से वायर प्रक्रम द्वारा पृथक्कृत किया जा सकता है। सिलिका युक्त बॉक्साइड अयस्क को NaOH के सांद्र विलयन के साथ 473 के 523 के ताप पर तथा 35-36 बार दाब पर गर्म करते हैं। इससे एल्यूमिना सोडियम एल्यूमिनेट के रूप में तथा सिलिका सोडियम सिलिकेट के रूप में घुल जाता है तथा अशुद्धियां अवशेष के रूप में रह जाती हैं। Al2O3 S+2NaOH Aq+3H2O L प्रोडक्ट 2NaAlOH4 Aq सोडियम एल्यूमिना SiO2 S+2NaOH Aq सिलिका Na2SiO3 Aq+H2OL सोडियम सिलिकेट। परिणामी विलयन को छानकर अभिलेय अशुद्धियां यदि कोई हो को हटा दिया जाता है तथा इसे CO2 गैस प्रवाहित करके उदासीन कर दिया जाता है। इस अवस्था पर विलयन को ताज़ा बने हुए जलयोजित Al2O3 के नमूने से बीजारोपित किया जाता है जो अवक्षेपण को प्रेरित करता है। 2Na कोष्टक में AlOH4 Aq+2CO2G प्रोडक्ट Al2O3 3H2O S+2NaHCO3 Aq जलयोजित एल्यूमिना सोडियम सिलिकेट विलयन में शेष रह जाता है तथा जलयोजित एल्यूमिना को छानकर सुखाकर तथा गर्म करके पुनः शुद्ध Al2O3 प्राप्त कर लिया जाता है। Al2O3 3H2O जलयोजित एल्यूमिना 1470 के Al2O3 S+3H2OG शुद्ध एल्यूमिना। प्रश्न नंबर 14, उदाहरण देते हुए भर्जन व निस्तापन में अंतर बताइए।
उत्तर निस्तापन में सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से नीचे वायु की सीमित मात्रा में गर्म किया जाता है। Fe2O3 3H2O डेल्टा प्रोडक्ट Fe2O3 प्लस 3H2O नीमो लिमोनाइट फेरिक ऑक्साइड CaCO3 MgCO3 डोलोमाइट CaO प्लस MgO प्लस 2CO3 वर्जन में अयस्क को वायु की अधिकता में तीव्रता से गर्म करते हैं। इसके फलस्वरूप P, AS आदि की अशुद्धियाँ ऑक्सीकृत हो जाती हैं तथा सल्फर अयस्क धातु ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। 2 जिंक एस प्लस 3O2 प्रोडक्ट 2 जिंक O प्लस 2SO2 जिंक ब्लेड जिंक ऑक्साइड 2PbS प्लस 3O2 प्रोडक्ट 2PbO प्लस 2SO2 गेलेना लेड ऑक्साइड। प्रश्न नंबर 15 डलवा लोहिक कच्चे लोहे से किस प्रकार भिन्न होता है? उत्तर वाष्य भट्टी से प्राप्त अशुद्ध आयरन को कच्चा लोहा कहा जाता है। इसमें PsPsImn आदि की अशुद्धियों के साथ लगभग 4% कार्बन होता है। ढलवा लोहे को बनाने के लिए कच्चे लोहे को गर्म वायु में इसके स्क्रैप आयरन तथा कोप के साथ पिघलाया जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा कम लगभग 3% पाई जाती है। प्रश्न नंबर 16 अयस्कों तथा खनिजों में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर प्राकृतिक रूप से उपस्थित रासायनिक पदार्थ जिनके रूप में धातुएं अशुद्धियों के साथ भूप पट्टी में उपस्थित होती हैं खनिज कहलाते हैं। वह खनिज जिनसे धातुओं का निष्कर्षण सरल तथा आर्थिक रूप से लाभदायक हो अयस्क कहलाते हैं। अतः सभी अयस्क खनिज होते हैं परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। उदाहरण भूप पट्टी में लोहा ऑक्साइडों कार्बोनेटों तथा सल्फाइडों के रूप में विद्यमान होता है। लोहे के इस खनिजों में से निष्कर्षण के लिए लोहे के ऑक्साइडों को चुना जाता है, इसलिए लोहे की ऑक्साइड लोहे के अयस्क है। इसी प्रकार भूपट्टी में एल्यूमिनियम 2 खनिजों के रूप में पाया जाता है, बॉक्साइड Al2O3 XH2O तथा क्ले Al2O3 2SiO2 2H2O। इन दोनों खनिजों में से बॉक्साइड से Al का निष्कर्षण सरलतापूर्वक तथा आर्थिक रूप से लाभदायक रूप से किया जा सकता है, इसलिए बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क है। प्रश्न नंबर 17 कॉपर मेट को सिलिका की परत चढ़े हुए परिवर्तकों में क्यों रखा जाता है? उत्तर सिलिका युक्त परिवर्तक बेमेसर परिवर्तक में मेट में उपस्थित शेष FeS को FeO में ऑक्सीकृत करने के लिए रखा जाता है, जो सिलिका के साथ संयोग कर संगलित धातुमल बनाता है। 2FeS प्लस 3O2 प्रोडक्ट 2FeO प्लस 2SO2 FeO प्लस SiO2 प्रोडक्ट FeSiO2 धातुमल। जब संपूर्ण लोहे को धातुमल के रूप में पृथक कर लिया जाता है तब कुछ Cu2S ऑक्सीकरण के फलस्वरूप Cu2O बनाता है, जो अधिक Cu2S के साथ अभिक्रिया करके कॉपर धातु बनाता है। 2 Cu2S प्लस 3O2 प्रोडक्ट 2 Cu2O प्लस 2SO2 2 Cu2O प्लस Cu2S प्रोडक्ट 6 Cu प्लस SO2। अतः कॉपर मेट को सिलिका की परत चढ़े हुए परिवर्तक में मेट में उपस्थित FeS को FeSiO3 धातुमल के रूप में हटाने के लिए भी रखा जाता है। प्रश्न नंबर 18 एल्युमिनियम के धातुक्रम में कार्योलाइट की क्या भूमिका है? उत्तर कार्योलाइट मिश्रण के संगलन ताप को कम करता है तथा एल्यूमिना की वैद्युत चालकता को बढ़ाता है, जो कि वास्तव में विद्युत का अच्छा चालक नहीं होता है। प्रश्न नंबर 19 निम्न कोटि के कॉपर अयस्कों के लिए निरक्षालन क्रिया को कैसे किया जाता है? उत्तर निम्न ग्रेड कॉपर अयस्क का निरक्षालन वायु या जीवाणुओं की उपस्थिति में अम्ल के साथ क्रिया कर किया जाता है। इस प्रक्रिया में कॉपर Cu2 प्लस आयनों के रूप में विलयन में चला जाता है। CuS प्लस 2H प्लस AQ प्लस 1/2 O2G प्रोडक्ट Cu2 प्लस AQ प्लस H2O I। प्रश्न नंबर 20 Cu का उपयोग करते हुए अपचयन
द्वारा जिंक ऑक्साइड से जिंक का निष्कर्षण क्यों नहीं किया जाता है? उत्तर, एलिसन चित्र में CO2 वक्र जिंक O वक्र में ऊपर स्थित है। यह स्पष्ट करता है कि Cu से CO2 बनाने के लिए डेल्टा एफ जी माइनस का मान जिंक से जिंक O के निर्माण के मान से कम ऋणात्मक है। इसलिए यदि Cu का अपचायक के रूप में प्रयोग किया जाता है तो अपचयन में बहुत अधिक ताप की आवश्यकता होगी। यही कारण है कि जिंक को CO अपचायक के प्रयोग द्वारा जिंक O से निष्कर्षित नहीं किया जाता है। प्रश्न नंबर 21, Cr2O3 के विरचन के लिए डेल्टा एफ जिंक माइनस का मान -540 Kj मोल इनवर्स है तथा Al2O3 के लिए -827 के जूल मोल इनवर्स है। क्या Cr2O3 का अपचयन Al से संभव है? उत्तर, हाँ, Al के द्वारा Cr2O3 का अपचयन संभव है। इसको निम्न प्रकार समझा जा सकता है। इस प्रक्रिया में निहित अभिक्रिया ये निम्न है। Al S प्लस 3/2 O2 G प्रोडक्ट 2 Al2O3 S डेल्टा एफ जिंक माइनस बराबर -827 के जूल मोल इनवर्स। समीकरण नंबर 1, दो CrS प्लस 3/2 O2 G प्रोडक्ट Cr2O3 S डेल्टा एफ जिंक माइनस बराबर -540 के जूल मोल इनवर्स। समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर 2Al प्लस Cr2O3 3 प्रोडक्ट 2Al2O3 प्लस 2CrS डेल्टा एफ जी माइनस बराबर -827 माइनस कोष्टक में -540 कोष्टक क्लोज बराबर -287 के जूल मोल इनवर्स। चूंकि संयुक्त रिडॉक्स अभिक्रिया के लिए डेल्टा एफ जिंक जी माइनस का मान ऋणात्मक है, इसलिए प्रक्रिया संभाव्य है, अर्थात Al के द्वारा Cr2O3 का अपचयन संभव है। प्रश्न नंबर 22, C व CO में से जिंक O के लिए कौन सा अपचायक अच्छा है? उत्तर, कार्बन CO से अधिक अच्छा अपचायक है। इसको अग्र प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। एलिगम चित्र में CO वक्र जिंक O वक्र से 1120 के से अधिक ताप पर नीचे स्थित तथा CO2 वक्र 1323 के से अधिक ताप पर नीचे स्थित है। इस प्रकार C से CO के लिए डेल्टा एफ जी माइनस का मान तथा CO2 के लिए डेल्टा एफ जिंक माइनस के मान क्रमशः 1120 के तथा 1323 के पर C से जिंक O के लिए डेल्टा एफ जेड माइनस के मान से कम है, जबकि CO2 वक्र जिंक O वक्र से 2273 के पर भी ऊपर है। इसलिए जिंक O को C के द्वारा अपचयित किया जा सकता है, परंतु CO के द्वारा नहीं। इसलिए C व CO में से जिंक O के अपचयन के लिए C अधिक अच्छा अपचायक है। प्रश्न नंबर 23, किसी विशेष स्थिति में अपचायक का चयन ऊष्मागतिकी कारकों पर आधारित है। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं? अपने मत के समर्थन में दो उदाहरण दीजिए। उत्तर, किसी निश्चित धात्विक ऑक्साइड का धात्विक अवस्था में अपचयन करने के लिए उचित अपचायक का चयन करने में ऊष्मागतिकी कारक सहायता करता है। इसे निम्नवत समझा जा सकता है। एलिसन आरेख में यह स्पष्ट होता है कि वह धातुएं जिनके लिए उनके ऑक्साइडों के निर्माण की मानक मुक्त ऊर्जा अधिक ऋणात्मक होती है, उन धातुओं ऑक्साइडों को अपचयित कर सकती है जिनके लिए उनके संबंधित ऑक्साइडों के निर्माण की मानक मुक्त ऊर्जा कम ऋणात्मक होती है। दूसरे शब्दों में, कोई धातु किसी अन्य धातु के ऑक्साइड को केवल तब अपचयित कर सकती है जबकि यह एलिगम आरेख में इस धातु से नीचे स्थिर हो चुकी संयुक्त ऋणात्मक अभिक्रिया का मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन ऋणात्मक होगा, जो कि दोनों धातु ऑक्साइडों के डेल्टा एफ जी माइनस में अंतर के तुल्य होता है। अतः Al तथा जिंक दोनों FeO को Fe में अपचयित कर सकते हैं, परंतु FeAl2O3 को Al में तथा जिंक O को जिंक में अपचयित नहीं कर सकता। इसी प्रकार C जिंक O को Zn में अपचयित कर सकता है, परंतु CO ऐसा नहीं कर सकता। प्रश्न नंबर 24, उस विधि का नाम लिखिए जिसमें क्लोरीन सह उत्पाद के रूप
में प्राप्त होती है। क्या होगा यदि NaCl की जलीय विलयन का विद्युत अपघटन किया जाए? उत्तर, डाउन की प्रक्रिया में गलित NaCl के वैद्युत अपघटन के फलस्वरूप सह उत्पाद के रूप में क्लोरीन प्राप्त होती है। NaCl Na प्लस Cl माइनस कैथोड पर, Na प्लस प्लस E माइनस प्रोडक्ट NaS एनोड पर, C माइनस प्लस E माइनस प्रोडक्ट 1/2 Cl2 G। जब NaCl के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन किया जाता है तो कैथोड पर H2 गैस तथा एनोड पर Cl2 गैस प्राप्त होती है। NaOH का एक जलीय विलयन सह उत्पाद के रूप में प्राप्त है। NaClAq Na प्लस AQ प्लस Cl माइनस AQ एनोड पर Cl माइनस AQ प्लस E माइनस प्रोडक्ट 1/2 Cl2G एनोड पर 2H2O प्लस 2E माइनस प्रोडक्ट 2OHA प्लस H2G। प्रश्न नंबर 25, एल्युमिनियम के विद्युत धातु क्रम में ग्रेफाइट छड़ की क्या भूमिका है? उत्तर, इस प्रक्रिया में एल्युमिनियम कायोलाइट तथा फ्लूओर सल्फार CaF2 के गलित मिश्रण का विद्युत अपघटन ग्रेफाइट को एनोड के रूप में तथा ग्रेफाइट की परत चढ़े हुए आयरन को कैथोड के रूप में प्रयुक्त करके किया जाता है। विद्युत अपघटन करने पर Al कैथोड पर मुक्त होती है जबकि एनोड पर CO तथा CO2 मुक्त होती है। कैथोड पर Al के पावर 3 प्लस गलित Al एनोड पर CS प्लस O2 गलित COG प्लस 2E माइनस CS प्लस 2O2 गलित प्रोडक्ट CO2G प्लस 4E माइनस। यदि किसी अन्य धातु को ग्रेफाइट के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है तब मुक्त O2 न केवल इलेक्ट्रोड की धातु को ऑक्सीकृत ही करेगी बल्कि कैथोड पर मुक्त Al की कुछ मात्रा को पुनः Al2O3 में परिवर्तित कर देगी। चूंकि ग्रेफाइट अन्य किसी धातु से सस्ता होता है इसलिए इसे एनोड के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इस प्रकार एल्युमिनियम के निष्कर्षण में ग्रेफाइट छड़ की भूमिका एनोड पर मुक्त O2 को संक्षिप्त करता है जिससे यह मुक्त होने वाले Al की कुछ मात्रा को पुनः Al2O3 में परिवर्तित न कर दे। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित विधियों द्वारा धातुओं के शोधन के सिद्धांतों की रूपरेखा दीजिए। नंबर 1, मंडल परिसंकरण। नंबर 2, विद्युत अपघटनीय परिसंकरण। नंबर 3, वाष्प प्रावस्था परिसंकरण। उत्तर, नंबर 1, मंडल परिसंकरण। इसके लिए अभ्यास प्रश्न संख्या 4 फर्स्ट देखिए। नंबर 2, विद्युत अपघटनीय परिसंकरण। इस विधि में अशुद्ध धातु को एनोड बनाते हैं, उसी धातु की शुद्ध धातु पट्टी को कैथोड के रूप में प्रयुक्त करते हैं, इसे एक उपयुक्त विद्युत अपघटन का विलयन विश्लेषित में रखते हैं जिसमें उसी धातु का लवण घुला रहता है। अधिक क्षारकीय धातु विलयन में रहती है तथा कम क्षारकीय धातुएं एनोड पंख में चली जाती हैं। इस प्रक्रम की व्याख्या विद्युत विभव की धारणा, अधिविभव तथा गिब्स ऊर्जा के द्वारा उपयोग भी की जा सकती है। यह अभिक्रियाएं निम्नलिखित हैं। एनोड यम प्रोडक्ट यम के पावर n प्लस n के E माइनस, कैथोड पर यम के पावर n प्लस E यम Ne के माइनस n E की पावर माइनस प्रोडक्ट यम। उदाहरण, तांबे का शोधन विद्युत अपघटनी विधि के द्वारा किया जाता है। अशुद्ध कॉपर एनोड के रूप में तथा शुद्ध कॉपर पत्री कैथोड के रूप में लेते हैं। कॉपर सल्फेट का अम्लीय विलयन विद्युत अपघटन होता है तथा विद्युत अपघटन के वास्तविक परिणाम स्वरूप शुद्ध कॉपर एनोड से कैथोड की सतह स्थानांतरित हो जाता है। एनोड पर Cu प्रोडक्ट Cu2 प्लस 2E माइनस, कैथोड पर Cu2 प्लस 2E माइनस प्रोडक्ट Cu फलोलेदार। कॉपर से अशुद्धियों एनोड पंख के रूप में जमा होती है जिसमें एंटीमनी, सेलेनियम, टेल्यूरियम, चांदी, सोना तथा प्लेटिनम मुख्य होती है। इन तत्वों की पुनः प्राप्ति से शोधन की लागत की क्षतिपूर्ति हो सकती है। जिंक का शोधन भी इसी प्रकार से किया जा सकता है। नंबर 3, वाष्प प्रावस्था परिसंकरण। इस विधि
में धातु को वाष्पशील यौगिक में परिवर्तित करके दूसरे स्थल पर एकत्र कर लेते हैं। इसके बाद इसे विघटित करके शुद्ध धातु प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रक्रिया की दो आवश्यकताएं होती हैं। उपलब्ध अभिकर्मक के साथ धातु वाष्पशील यौगिक बनाती है तथा वाष्पशील पदार्थ आसानी से विघटित हो सकता है, जिससे धातु आसानी से पुनः प्राप्त की जा सके। उदाहरण, जिंकोनियम या टाइटेनियम से के शोधन के लिए वान आर्केल विधि। यह ZR तथा TI जैसी कुछ धातुओं से अशुद्धियों की सतह उपस्थित संपूर्ण ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन को हटाने में बहुत उपयोगी है। परिष्कृत धातु को निर्वातित पात्र में आयोडीन के साथ गर्म करते हैं। धातु आयोडाइड अधिक संयोजी होने के कारण वाष्पीकृत हो जाता है। Zr+2L2 प्रोडक्ट ZrL4 धातु आयोडाइड को विद्युत धारा द्वारा 1800 के ताप पर गर्म किए गए टंगस्टन तनु पर विघटित किया जाता है। इस प्रकार से शुद्ध धातु तनु पर जमा हो जाती है। ZrL4 प्रोडक्ट Zr+2L2। प्रश्न नंबर 27, उन परिस्थितियों का अनुमान लगाइए जिनमें Al MgO को अपचयित कर सकता है। उत्तर, दोनों अभिक्रियाएं इस प्रकार है। 3/4 Al+O2, 2/3 Al2O3, डेल्टा Fg माइनस Al Al2O3। समीकरण नंबर 1, 2 Mg+O2 प्रोडक्ट 2 MgO, डेल्टा Fg माइनस MgO। एलिगम आरेख द्वारा स्पष्टीकरण, कुछ ऑक्साइडों के विरचन में Ag0 तथा T के एलिगम आरेख निम्नवत हैं। चित्र 4 आप देख लीजिए। कुछ ऑक्साइडों के विरचन में गिब्स ऊर्जा डेल्टा F तथा ताप T के मध्य वक्र आरेखीय एलिगम आलेख। चित्र आप देख लीजिए। चित्र आप देख लीजिए। O2 का डेल्टा G0 के जूल मोल इनवर्स। चित्र आप देख लीजिए। चित्र आप देख लीजिए। उपयुक्त आरेख से स्पष्ट है कि 1665 के से नीचे तापमान पर Al2O3 का डेल्टा Fg माइनस मान MgO की तुलना में कम ऋणात्मक है। अतः जब समीकरण को समीकरण में से घटाया जाता है तो संयुक्त ऋणात्मक अभिक्रियाओं अर्थात समीकरण का डेल्टा Fg माइनस ऋणात्मक होता है। 2 Mg+2/3 Al2O3 प्रोडक्ट 2 MgO प्लस 4/3 Al डेल्टा Fg माइनस बराबर माइनस Ve। समीकरण नंबर 3, इस प्रकार 1665 के से नीचे तापमान पर MgAl2O3 को Al में अपचयित कर सकता है। 1665 के से अधिक तापमान पर Al2O3 का डेल्टा Fg माइनस मान MgO की तुलना में अधिक ऋणात्मक होता है। इसलिए जब समीकरण सेकंड को समीकरण फर्स्ट में से घटाया जाता है तो संयुक्त ऋणात्मक अभिक्रिया अर्थात समीकरण फोर्थ तथा डेल्टा Fg माइनस ऋणात्मक होता है। 3/4 Al+2 MgO प्रोडक्ट 2/3 Al2O3 प्लस 2 Mg डेल्टा Fg माइनस बराबर माइनस Ve। समीकरण नंबर 4, अतः 1665 के से अधिक तापमान पर Al MgO को Mg में अपचयित कर सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।